चलिए सर, हम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डी एंड एफ के देखेंगे। डी एंड एफ के क्वेश्चंस मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, जैसे कि आज और नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आज मैं जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस करवाऊंगा, उससे एसोसिएटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो। इसके साथ साथ कंपाउंड्स के बारे में जो थ्योरी है, जो उनकी प्रिपरेशंस हैं, जो उनकी रिएक्शंस हैं, उनको भी रिकॉल करोगे, क्योंकि रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को बेसिक लैंग्वेज में समझें। एक छोटा सा रिकॉल करते हुए क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है। क्वेश्चन सबसे पहले बन सकता है, एक कंपाउंड कलर इंपार्ट क्यों करता है, या एक कंपाउंड एक कलर इंपार्ट क्यों करता है और दूसरा कंपाउंड दूसरा कलर इंपार्ट क्यों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्पीशीज पैरामैग्नेटिक क्यों है, या एक स्पीशीज डायामैग्नेटिक क्यों है, या उसके मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर आप क्या क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, या दो स्पीशीज को कंपेयर किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, सिर्फ रीजन बताना क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं, इन पे क्वेश्चन। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पर या मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर। जनरली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे अगर क्वेश्चन आएगा तो दो के कंपैरिजन में आएगा, या सीधा उठाया जाएगा जिंक, मैंगनीज या स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम और जिंक बिल्कुल लास्ट में है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक एक है या जीरो है, तो वहां पर कहीं ना कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से मेटालिक स्ट्रेंथ नहीं आएगी, मेटालिक बॉन्डिंग नहीं आएगी, दे विल अपीयर सॉफ्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चन, ई नॉट के ऊपर क्वेश्चन। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल्स के ऊपर क्वेश्चंस बनता है। साथ ही में ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपकी ट्रांजिशन के ऊपर आ गया, जैसे क्रोमियम का बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें डीडी ट्रांजिशन दिखाई देगी किसी की स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए। तो एक एक करके क्वेश्चंस रीड करते हैं, ध्यान देना। व्हाट इन व्हाट वे is the electronic configuration of transition element different from that of non transition elements? अब देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके लिए सिंपल से हो गए डी ब्लॉक वाले, लेकिन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग लेकर चलते हैं एस ब्लॉक भी और पी ब्लॉक। जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2n-1 d1 to 10 है। इवन ये पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड दिखाते हैं, लेकिन वहीं पर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ns1 to 2 या ns2np1 to 6 आता है। यहां पर आउटर मोस्ट शेल ही इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन ट्रांजिशन शेल यानी पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड। तो यहां पर रीजन उसी लैंग्वेज पे बनता है। अगर हम लोग रीजन पढ़ें तो आप लोग देख सकते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन पार्शियली फिल्ड डी सबशेल्स, that is their electronic configuration is n-1 d1 to 10 ns0 to 2, whereas non-transition elements have no d subshell or their d subshell is completely filled. S block elements have their inner d subshell empty and p block elements have inner d subshell completely filled. तो यहां पर जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s की या p की इसी ढंग से आ जाती है। तो आई होप ये बात क्लियर है। देख सकते हो, फाइल शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में है, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, चाहे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। आपने मॉड्यूल के अंदर जिस तरीके से थ्योरी को रीड करा है, उस तरीके से एग्जैक्टली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है। अपने आप में थ्योरी भी की पॉइंट्स बनती है और क्वेश्चंस भी की पॉइंट्स बनते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द गिवन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, सॉरी ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्सेस। अगर मेरे पास सबसे पहला है K4MnCN6 और मैग्नेटिक मोमेंट है 2.2, बात को ध्यान से समझिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n + 2।
तो अगर आपने मैग्नेटिक मूवमेंट 2.2 रखा, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 रखा, तो कहीं ना कहीं आप इसको सॉल्व करके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। और क्योंकि आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकोगे, कहीं ना कहीं आप बता पाओगे कि यहां पर मैंगनीज के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या फर्दर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है। तो हम लोग यहां पर किस तरीके से लिखेंगे, K4MnCn6 carries manganese having this much number of unpaired electrons, due to which its magnetic moment is this, hence the species is paramagnetic. Similarly बाकियों का भी निकलेगा उसी ढंग से। तो आई सजेस्ट 1 मिनट लगाकर कैलकुलेशन कर लो, हालांकि मैथ्स है प्योरली, आप इसको स्क्वायर करोगे 2.2 का होल स्क्वायर होगा, उसके अकॉर्डिंगली आएगा। एक थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूं, प्लीज बात को समझिएगा। इधर सारे बोर्ड पर देख रहे हो, अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस, यानी √3, वैल्यू आई 1.732। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सपोज 2 हैं, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी 2√2, यानी 2 इंटू 1.414, यानी 2.82 सिर पे मेरे। क्या चीज यहां से समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2 और ऐसे ही अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बीच में होगी, ऐसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 बोलूं तो 4 2, ऐसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 बोलूं तो 5 2 6। अब यहां पर अगर ये 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो आप बिना कैलकुलेट करे भी इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर एक ही पार्ट दे रखा है और वो क्वेश्चन 2 मार्क का है, देन आई सजेस्ट यू टू शो दी वर्किंग। तब आपको पूरा अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तब आपको पूरा का पूरा बताना पड़ेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चलते हुए बात करनी है, तभी बात आएगी। क्योंकि यहां पर देखो 2.2 दे रखा है, और 2.2 की भी वैल्यू अगर आप बात करते हो तो इट इज एक्सीडिंग 2, तो कहीं ना कहीं 2.82 में और 2 में फर्क है, तो यहां पर नियर टू वैल्यूज आएंगी। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। आई होप ये बात क्लियर होती है। पक्का क्वेश्चन की लैंग्वेज में, हालांकि फाइल में मैंने पूरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट आप देन अगेन उस चीज को उसके अकॉर्डिंगली लेकर चल सकते हो। क्लियर है? चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? सर हम लोग अगर पॉइंट उठाएं किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट का कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है कंप्लीटली फिल्ड पेनल्टीमेट शेल। लेकिन लिखना कैसे है? आप सबसे पहले जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद बताएंगे कि पेनल्टीमेट शेल इज इन कंप्लीटली फिल्ड। क्योंकि पेनल्टीमेट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, उसके बाद ही आप बता पाएंगे कि ये ट्रांजिशन ब्लॉक को जरूर बिलोंग करता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। किसी भी क्वेश्चन को पूरी तरह से जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप मार्क्स डिजर्व नहीं करते। हालांकि टीचर कीवर्ड ढूंढ रहा है, कीवर्ड का क्लैरिटी से मतलब बोले तो वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है पेनल्टीमेट शेल कंप्लीटली फिल्ड लिखा है या नहीं लिखा। आप इधर उधर की सारी बातें लिख दें, लेकिन ये वर्ड ना लिखें तो मार्क्स नहीं है। लेकिन ये वर्ड लिखने के साथ साथ अगर आप चीजों को एसोसिएट करते हो, तो टीचर समझता है कि इसके पास नॉलेज है। और क्योंकि नॉलेज है, कहीं पर आधा मार्क कहीं कट रहा होगा दूसरे क्वेश्चन में, टीचर वहां पर आपको ग्रेस दे देता है। यही डिफरेंस बनता है 65 और 70 के बीच का।
मैं 70 को भी बाहर कर दूं तो 65 से 69 के बीच का, कि अगर आपने किसी क्वेश्चन के अंदर अपना नॉलेज क्लैरिटी से डिफाइन करा है तो इट माइट बी यूज्ड इन सर्टेन केसेस, जहां पर शायद थोड़ा सा आपने चीजों को शैलो लिख दिया या आपने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती कर दी, उस जगहों पर वहां पर रीजनेबल चीजें मिल जाती। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर वाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, सबसे पहले पैटर्न में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर दिखाओगे थर्ड शेल, फिर साफ साफ बताओगे पेनल्टीमेट शेल कंप्लीटली फिल्ड, और इनडायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बेटा यहां पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे भी आ सकता है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे भी आ सकता है, कंपेयरिंग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विद एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे भी आ सकता है। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का अगर क्वेश्चन बनता है तो समझ जाइएगा आपने लैंथेनॉइड्स को डिफाइन करना है। लैंथेनॉइड्स बिलोंग टू एफ ब्लॉक as the first series which is seen in period कौन सा 6, due to which increase in an electron is observed in 4f. It is also known as 4f series. While moving left to right in these 14 elements, atomic size decreases. That is known as lengthenoid contraction. तो आपने बताना है आपकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुई। लेफ्ट टू राइट जब एलिमेंट्स में मूव करते हो तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो बात को ध्यान से समझना, जब पीरियोडिसिटी क्लास 11th में पढ़ा था तो एस और पी में देखा था, जब इस साल इस डी एंड एफ में आए तो डी में देखा पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर जैसे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है डिक्रीज करना बंद हो जाता है, और फिर अब एफ में आए तो एफ में दोबारा से क्या देखा, डिक्रीज देखा। इसी पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, डी के अंदर आपको कंसिडरेबल डिक्रीज दिखना बंद हो जाता है, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्यों दिखता है या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्यों दिखता है। तो उस टाइम पे क्वेश्चन का आंसर आता है जब आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हो, दे हैव हाई एटॉमिक साइजेस, जिसकी वजह से जो आपका पेयरिंग वाला केस है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे नहीं लगता। कहीं ना कहीं जब ये इफेक्ट नहीं लगेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेंगे। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कंपैरेटिवली एटॉमिक साइज छोटा होता है, उसमें ऐसा लगता है। अगर आपको इसी पॉइंट में से क्लू दे दूं तो आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपको ऐसा दिखता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ऐसा दिखना बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद why is first ionization enthalpy of chromium is lower than that of zinc। अगर आप ध्यान से जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10, और वहीं पर क्रोमियम देखोगे तो 4s1 3d5। हालांकि ये एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है किसके अंदर, ट्रांसपोर्टिंग यानी एक्सचेंज एनर्जी फिनोमिना में, बट फिर भी इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद आपको हाफ फिल डी ऑर्बिटल मिलता है, लेकिन वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकालने पड़ेंगे आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज करवाने के लिए, क्योंकि एक कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल दिखा रहा है। तो हम लोग लैंग्वेज में बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल से निकालना हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी मांगता है, वहीं पर क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान रहता है। पक्का, जहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा वहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। बात क्लैरिटी में शिवांगी माइंड में डाल लो कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हमेशा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान होगा, उस टाइम पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी कम होगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। पक्का। इसके बाद वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का रीजन क्या दिया था सर, कैटलिस्ट का साफ साफ रीजन है वेकेंट ऑर्बिटल्स। d block elements possess vacant orbitals which allow other elements, other species, other compounds to possess
सरफेस एड्सॉर्प्शन, जिसकी वजह से वो कैटालिसिस का फिनोमिना कर सकते हैं। ऋत्विक, अगर मैंने पढ़ाया था तो मैंने एक और वर्ड बोला था, आपको यहां पर जो कैटालिसिस मिलेगी वो एड्सॉर्प्शन वाली मिलेगी, और एड्सॉर्प्शन वाली कैटालिसिस हमेशा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है। ठीक है, मैं वर्ड कैटलिस्ट और कैटालिसिस यूज कर रहा हूं। प्रणव, कैटलिस्ट का मतलब है जो रिएक्शन की रेट को चेंज करे, और कैटालिसिस प्रोसेस है, समझ रहे हो ना? तो यहां पर कैटलिस्ट इस्तेमाल करके आप कैटालिसिस करवा रहे हो। इसके बाद कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड, तो कलर के पीछे क्या रीजन डीडी ट्रांजिशन, है? सॉरी बिकॉज अनपेड ऑफ, अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, भागो नहीं सर, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। आप आयन है तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप आयन नहीं है, आप एलिमेंट हैं, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भी आप कलर इंपार्ट करेंगे। प्लीज बात को ध्यान दे लेना, यहां पर डीडी ट्रांजिशन का कंसेप्ट नहीं है कलर्स में। किसी को डीडी ट्रांजिशन याद आ रहा हो तो वो डीडी ट्रांजिशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वो पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए है। यहां पर इसका है, हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्रोमियम और आयरन के केस में डीडी ट्रांजिशन का मेथड आता है, लेकिन कलर्स में यहां पर नहीं आता। हाँ, मैं यहां पर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दे दूं, उसमें पूछूं तो मैं डीडी ट्रांजिशन का आंसर लगा सकता हूं, लेकिन यहां पर तो वो जनरल कंपाउंड्स की बात कर रहा है। पक्का? इसके बाद आउट ऑफ KMnO4 एंड K2MnO4 विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड वाई? प्लीज ध्यान से बात को समझिए। पहले तो किसी का पैरामैग्नेटिज्म बताने के लिए क्या चाहिए? अंडर रूट ऑफ n इंटू, तो आपके लिए KMnO4 और K2MnO4 में मैंगनीज की पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालोगे? K को मान लिया मैंने K, मैंगनीज को Mn प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0। K ग्रुप 1 का है, मैंगनीज मुझे पता नहीं, प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल्स टू 0, तो मैंगनीज आपके पास हो गया +7। हाँ या ना? इसी तरह से यहां पर ट्वाइस ऑफ K प्लस मैंगनीज प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0, 2 प्लस मैंगनीज -8 इक्वल्स टू 0, तो मैंगनीज यहां पर क्या हो गया? +6। आई होप सबको पता हो, मैंगनीज अंकल आर्गन 18 4s2 3d5 होते हैं, तो मैंगनीज 7+ आर्गन 18 4s0 3d0 होंगे। तो मैं कह सकता हूं इन KMnO4 मैंगनीज shows +7 oxidation state, therefore n equals to 0, hence mu equals to 0। ये क्या है? डायामैग्नेटिक। लेकिन वहीं पर Mn+6 होने की वजह से मैंगनीज तो आर्गन 18 है 4s2 3d5, लेकिन जब आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो आप आर्गन 18 तो रहेंगे, 4s0 3d क्या हो जाएगा? 1, जिसकी वजह से n इक्वल्स टू 1, म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी स्पीशीज इज, तो आपका आंसर आएगा K2MnO4 इज पैरामैग्नेटिक वाइल KMnO4 इज डायामैग्नेटिक। बट ये पूरी की पूरी वर्किंग आपने दिखानी है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से बनता है। प्लीज समझिए, आपने कॉन्सेप्ट गेन कर लिया, लेकिन क्वेश्चन को जब तक आंखों के आगे से नहीं निकालोगे तब तक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं करेगा। बात समझना, दिस इज नॉट फिजिक्स, दिस इज नॉट मैथ्स, दिस इज केमिस्ट्री समवेयर नियर टू बायोलॉजी। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी होगा उनको पता है कि जब वो बुक को रीड करते हैं, जब वो नोट्स को रीड करते हैं, उसके बाद जब वो सामने क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स इनडायरेक्ट भी होते हैं। ये उसका एक लेवल ऊपर है, केमिस्ट्री है।
इसमें लैंग्वेज रीड करना बड़ा सिंपल होता है, लेकिन जब क्वेश्चन अटकता है तो क्वेश्चन हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होता है, और जो टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है उसकी एक डिजायर्ड लैंग्वेज होती है। कीवर्ड पता होने के बावजूद भी हम लोग मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। कीवर्ड क्या है? सिंपल सा, सर पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म चेक करो, लेकिन किसी बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना नहीं आता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स में निकालना नहीं आता होगा, वो अप्रोच कैसे करेगा? वो ये थोड़ी बता सकता है KMnO4 है, K2MnO4 है, तुक्का थोड़ी मारेगा। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए आपने अप्लाई क्या करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान देना। 1 मिनट के लिए क्वेश्चन देख लो। सर एक क्वेश्चन था, अगर लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन में बोल बोल। सर अगर लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन में एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियाई भी डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस में फर्क क्या होता है? एटॉमिक साइजेस को कैलकुलेट करने के लिए तो एटॉमिक रेडियस होता है। बॉल कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, दैट इज साइज। और अगर आप मैथ्स का इस्तेमाल करके उसके सेंटर से लेकर उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक के डिस्टेंस को निकाल लोगे तो दैट इज रेडियस। तो रेडियस बड़ा छोटा होगा तभी तो बॉल का साइज बड़ा छोटा होगा। इसलिए बोला था इतना सा पानी, चलिए प्लीज स्क्रॉल कर दूं, क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सर ये मॉड्यूल में है, लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे वहीं पर आगे पीछे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटीज। फिर दोबारा से सेम क्वेश्चन है, कैटालिटिक एक्टिविटीज, वेकेंट ऑर्बिटल्स। सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स इज डिफिकल्ट। अब सुनना प्लीज, मेटल्स का सेपरेशन सिर्फ तभी डिफिकल्ट होता है जब वो होमोजीनिटी दिखाएं, यानी मिक्सिंग के अंदर वो नियरली होमोजीनियस हैं या एटॉमिक साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो यहां पर अगर एलिमेंट्स, सुनिएगा, नियरली सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं होमोजीनियस हैं, एटॉमिक साइज नियरली आसपास है, तो उनको सेपरेट करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। एंड दिस इज द कोर रीजन। इसके बाद जिंक, कैडमियम, मरकरी आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। बेटा दो रीजंस में बात करनी है, इसका एक कॉमन रीजन है बेशक, लेकिन दोनों को डिफेंड करते हुए लिखना है। पहला सॉफ्ट, अगर हम बोलें कि मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो दे आर ब्रिटल, लेकिन अगर मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है तो दे आर सॉफ्ट। तो मेटालिक बॉन्डिंग कौन बताता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। जिंक के पास क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है? नहीं। As zinc and following member of the group do not have any unpaired electron in d orbitals, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सहारा लेकर जिंक आर्गन 18 4s2 3d10 लिखेंगे और बोलेंगे जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इट शोज मिनिमम ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, हेंस इट इज सॉफ्ट इन नेचर। अब उसके बाद पॉइंट आया मेटालिक पॉइंट। तो हमारी जब मेटालिक स्ट्रेंथ नहीं है, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। इसी में एक क्वेश्चन बनता है, ऑल्दो मैंगनीज हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, स्टिल इट पोजेस लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर आता है, दो इट हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, it should have shown high metallic bonding, but due to steric reasons it becomes unavailable for metallic bonding, जिसकी वजह से उसका melting point क्या हो जाता है? abruptly low हो जाता है।
अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है जहां पर ये क्या होता है, मैंगनीज। पक्का। इसके बाद अकाउंट द फॉलोइंग, Ti3+ is colored while Sc3+ is, बेटा कलर कलरलेस बता दिया। प्रणव कहता है इसका आंसर तो मैं भी दे दूंगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहां पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हालांकि आपको इसका पूरा आंसर देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले टीआई की लिखेंगे, फिर Ti3+ की लिखेंगे, Sc की लिखेंगे, Sc3+ की लिखेंगे, फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे, फिर आगे की बात करेंगे। अदरवाइज आगे की बात नहीं हो सकती। इसके बाद Cr2+ इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा कहीं ना कहीं खुद रिड्यूस होना, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट काम करना तो खुद ऑक्सीडाइज होना। तो कहीं ना कहीं Cr2+ के कंपैरेटिवली Cr3+ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से रीजंस पे आती है? पहला, 4s खाली हो जाए। दूसरा, 3d भी खाली हो जाए। तीसरा, कहीं ना कहीं ट्रांजिशन नजर आए। अगर मैं क्रोमियम को याद करूं तो क्रोमियम बेटा आपके पास है 4s1 3d5, ये क्रोमियम है। तो क्रोमियम 2+ क्या होगा? 4s0 3d4। और क्रोमियम 3+ होता है 4s0 3d3। अब देखो ध्यान से, 3d3 कहीं ना कहीं कोई हाफ फिल्ड, कोई कंप्लीटली फिल्ड, कोई जीरो फिल्ड स्टेट नहीं है। लेकिन क्रोमियम के लिए बात को याद रख लेना, अगर क्रोमियम है तो Cr3+ पर ये dd स्प्लिटिंग दिखाता है, dd ट्रांजिशन दिखाता है, और वो d के 5 इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक हो जाते हैं पड़ोसी T2g और Eg में। यहां पर क्योंकि ये स्प्लिटिंग हुई तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, तो आपके लिए हाफ फिल्ड क्या हो जाएगा? T2g। अब इस पॉइंट पे क्वेश्चन का आंसर क्या देना है? हमारे क्वेश्चन का आंसर स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमियम 3+ है। आप क्रोमियम 3+ को स्टेबल प्रूव करोगे तभी तो बोलोगे Cr2+ किस पे मूव करेगा? Cr3+। और क्योंकि Cr2+ Cr3+ पे मूव करेगा, खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज, और सामने वाले को अच्छे से क्या करेगा? रिड्यूस। तो आपका आंसर यहां से शुरू होता है, एज Cr3+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन shows dd transition, ब्लैक ब्रैकेट में लिखोगे splitting, which means d 3d3 is splitted into T2g3 Eg0. Hence, half-filled T2g is more stable than the general electronic configuration. Since Cr3+ is more stable, Cr2+ easily oxidizes to form Cr3+, hence act as a strong reducing agent. पक्का बात समझ में आती है? तो क्वेश्चन का आंसर उसी की कहानी से शुरू होता है जहां पर बात इंपॉर्टेंट है। आई होप माधव भैया ये बात क्लियर है। पक्का। देख लीजिए 1 मिनट के लिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस कैसे हैं, फिर आगे बात करते हैं। सर एक बार सेकंड दोबारा बता दो सर। सेपरेशन वाला, यस सर। तो बेटा सेपरेशन अगर मिक्सचर की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं वो होमोजीनियस होंगे, उनका एटॉमिक साइज नियरली सेम होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ओके सर। कर दो स्क्रॉल। चलिए आपसे पूछता हूं,
आप आंसर दोगे, 2 मिनट के लिए वेट कर रहा हूं, फिर अदरवाइज मैं आगे जाऊंगा। क्वेश्चन है TiH2O होल 6 चार्ज 4+ इज कलरलेस। कलरलेस का क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल सा है, टीआई की कहानी। लेकिन कैसे पहुंचोगे वो बताओगे, अदरवाइज मैं करवाऊंगा। 2 मिनट के लिए वेट कर रहा हूं, जल्दी से। मुझे नहीं पता आप कर रहे हो, और अड़ोसी पड़ोसी से नहीं पूछ रहे हो। रिसेप्शन से ले इसका ही छीन ले। मेहर एलबीएस। जी सर। सर चेक करिएगा अपना क्वेश्चन का आंसर। सर जी सर। सर इसको सॉल्व करने के बाद सर 3D सर मतलब जी इसकी सर। इलेक्ट्रॉनिक। सर चेक करो पहले। इसमें आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, x प्लस 6 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू +4। H2O 0 होता है, तो कहीं ना कहीं x इक्वल्स टू +4 आ गया। अब यहां पर टीआई अंकल कौन सा एटॉमिक नंबर? तो आर्गन 18 4s2 3d2 Ti4+ आर्गन 18 4s0 3d0। आपका साफ साफ आंसर आ जाएगा। 3d0 होने की वजह से 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से म्यू अंकल। और आप क्या? डायामैग्नेटिक। तो कहीं ना कहीं आप डायामैग्नेटिक हो, और क्योंकि आप डायामैग्नेटिक हो आप कलरलेस हो। सॉरी, हमने डायामैग्नेटिक की बात कर ली। सॉरी 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 सॉरी। तो यहां पर अगर डायामैग्नेटिक का क्वेश्चन आता तो ऐसे होता। अब यहां पर आ जाते हैं, Ti4+ 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर कंपाउंड इज कलरलेस।
अब सिमर भैया बात को ध्यान से सुनिएगा। अ कलरलेस कंपाउंड कैन नॉट बी आंसर्ड फ्रॉम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसने तो कलर्स इंपार्ट करने का कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो वहां पर आप उसकी बात थोड़ी कर सकते हो। तो यहां पर आपको कलर्स नहीं आ रहे हैं, उसका रीजन आप अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल से देंगे। पक्का चलेगा? जी सर। हाइब्रिडाइजेशन इसकी निकालोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाऊंगा, वैसे निकालोगे तो वीक लिगेंड के हिसाब से चलेगी, तो sp3d2 ही आएगी। डी जीरो है ना, तो नहीं, फिर इसकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन वैसे नहीं निकलेगी। मतलब जब आप बनाओगे ना तो sp0 हो गया तो sp3d2 में ही आएगी, दिखेगा, आएगा। चलिए सर, आंसर्स पे जरा नजरें ना जाएं। आयरन हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन कॉपर। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सबका बैकग्राउंड में आंसर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन थ्योरी। जरूर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम है, अदर देन मैंगनीज एंड इट्स फैमिली। तो क्लैरिटी से आंसर होगा हायर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हायर इज द मेटालिक बॉन्ड, और लोअर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लोअर इज द मेटालिक। अब वही पॉइंट में आप आ जाओ तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हायर मेटालिक बॉन्ड पे और लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स पे। तो आयरन की बात करते हो, प्लीज आयरन आपके लिए 4s2 3d, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? कॉपर की बात करते हो तो 4s1 3d, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? तो डेफिनेटली ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आयरन के, और ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी उसी की ज्यादा, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ओ मेटालिक बॉन्ड। पक्का? नेक्स्ट, Sc3+ is colorless in aqueous solution whereas Ti3+ is colored। क्या इसका आंसर मैं दूं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 in scandium while there is 1 unpaired electron in Ti3+। आई होप क्लैरिटी है। क्वेश्चन करते वक्त कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। क्वेश्चन करते वक्त कॉन्फिडेंस उसको और ज्यादा आएगा जो थ्योरी को रीड करके बैठा होगा। क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है, अप्स एंड डाउन्स भी पता चलेंगे, ट्रिक्स भी पता चलेंगी, लेकिन जिसने थ्योरी अच्छे से रीड कर रखी होगी वही सामने आंखें खोल सकेगा। और दोबारा से बोल दूं, चैप्टर को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, concepts on the basis of vacant orbital, and certain special concepts on the basis of oxidation state या reduction potentials। ठीक है ना? तो आपके पास आंसर्स अपने आप निकल कर आएंगे। नेक्स्ट, फिर आंसर्स पे मत जाइएगा। द एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन, पूरा का पूरा क्या था इसका वो निमोनिक, जो बोल रहा है उसका पड़ोसी कॉकरोच। ठीक है, अब राइट द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बात को यहां पर छोटा सा पॉइंट में समझिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स वही एलिमेंट दिखा पाएगा जो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है। ध्यान देना, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाते हो यू क्रॉस मैंगनीज, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वही इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के नंबर डिक्रीज होने लग जाते हैं। मैंगनीज में 4s2, तो +2 तो इसकी वजह से दिखाई देगा, और 3d5 के 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन +3 +4 +5 +6 एंड +7। लेकिन इसके आगे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 2 1 तो कम हो जाएंगे, इससे पहले 4 3 2 1 तो भी कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखा रहा है और क्यों दिखा रहा है? बिकॉज ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन। पक्का? इसके बाद विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? बच्चा यहां पर गलती करता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। पॉइंट में दो आते हैं बात सर, एक आता है 4s1 3d5 में
क्रोमियम, और दूसरा आता है 4s2 3d5 में मैंगनीज। दोनों में ही 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्रोमियम के 5 और मैंगनीज के 5 में डिफरेंस है, इसके 5 स्टेरिक रीजंस की वजह से अनअवेलेबल होते हैं, लेकिन इसके 5 कंप्लीटली अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर किसका आएगा? क्रोमियम। पक्का? और अगर आप इसके अंदर जोड़ दो कि एस का भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर तो वैसे ही कंपैरिजन बड़ा सिंपल हो गया, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 5। तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में आप आंसर दे सकते हो, मैंगनीज का स्टेरिक रीजन बताकर, नहीं तो क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन्स बताकर। चॉइस आपकी, आपके हिसाब से। वाई स्कैंडियम शोज मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? why scandium shows most stable +3 oxidation state? सर ये जो क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी सारी हो सकती है। हाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम दी रेगुलर मेटल्स, या हाउ ट्रांजिशन मेटल्स डिफर फ्रॉम दी मेटल्स। दूसरा हो सकता है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश एस ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल सा रहेगा कि आपके लिए जो ट्रांजिशन ब्लॉक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस करते हैं, लेकिन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस नहीं करते। सेकेंडली, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं, आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ये दोनों ही नहीं बना सकते। इसके साथ साथ इवन आप चाहो तो एलॉयस के ऊपर भी बोल सकते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एलिमेंट्स एलॉयस फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स एलॉय फॉर्म नहीं कर सकते। इसी के साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का कंपैरिजन, लेकिन क्योंकि पी ब्लॉक सोलली एलिमिनेट हो चुका है आपके सिलेबस से, मैं अब एक्सपेक्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर सेट होता है वो सेंसिबल होता है, पता रहता है कि भैया हमने जो सिलेबस दिया उसमें से पेपर देना है, कोई गूगल देवता को याद करके पेपर नहीं बनता है, या कोई रेफरेंस बुक सैंपल पेपर बुकलेट्स को उठाकर नहीं बनता है। तो आपके स्कूल में शायद ये क्वेश्चन दिख जाए, बट आई एक्सपेक्ट इफ अ पेपर इज थ्रू सेंसिबल सोर्सेज तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि पी ब्लॉक आपके सिलेबस में नहीं। बट मैं एक बार करवा रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, सुनिएगा। अगर आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखते हो तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी वेरिएबल होती है, लेकिन किसी भी एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में दो दो का डिफरेंस होता है। ऐसा डिफरेंस होने का रीजन है आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट मल्टीपल एक्साइटेड स्टेट्स पोजेस करते हैं। तो जब भी एक एलिमेंट एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट जाता है, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाता है। तो जैसे ही एक एक्साइटेड स्टेट का वेरिएशन आएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा, तो एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग के लिए अवेलेबल हो गए? तो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ 2। आप क्लोरीन ले लो तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको मिलेंगी +1 +3 +5 +7। लेकिन जब आप डी ब्लॉक का एलिमेंट लेते हो तो हमारी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, और हमारे पास तो पहले से ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक हुआ तो +1, 2 हुआ तो +2, 3 हुआ तो +3, 4 हुआ तो +4, 5 हुआ तो +5। तो मैंगनीज में अगर आप ऑब्जर्व करो तो +2 के बाद एक एक का ही चेंज है, जिसकी वजह से मैंगनीज में गैप इज ऑफ 1, लेकिन क्लोरीन में गैप इज ऑफ 2। तो आंसर आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स रिक्वायर वेरिएशन इन एक्साइटेड स्टेट। As they move on higher excited state, the difference of oxidation state is of 2. But elements like manganese, they already have unpaired electrons, due to which the transition is of only 1. तो ये क्वेश्चन क्योंकि पी ब्लॉक की वजह से आता है, इसलिए इसके बारे में हम बात अब नहीं कर सकते, पी ब्लॉक आपके चैप्टर में नहीं है। पक्का?
चलेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट हाई। रीजन? एटमाइजेशन के पीछे आंसर मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड के पीछे आंसर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। तो साफ साफ उसी के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद देयर इज अ क्लोज सिमिलैरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स मच मोर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल फैमिली रिलेशनशिप। तो यहां पर भैया आप जो सीरीज पढ़ते हो स्कैंडियम से जिंक, वो 3D सीरीज है, उसके नीचे वाली 4D और उससे नीचे वाली 5D है। तो जब आप 4D और 5D की बात करते हो तो दोनों के एटॉमिक साइजेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और क्योंकि उनके एटॉमिक साइजेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टीज भी नियरली सिमिलर रही। तो ये स्पष्ट आंसर है इसका। इसके बाद द मेंबर्स ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज एक्सिबिट लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स इन लेंथेनॉइड सीरीज। तो बेटा लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर और एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर मेजर डिफरेंस है आपका रेडियो एक्टिव या रिएक्टिव स्टेट होना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अनयूजुअली रिलीज हो सकते हैं और मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पोजेस कर सकते हैं। पक्का? चलिए इसके आगे अब बात को ध्यान से समझिएगा। एक पॉइंट में आ रहा हूं यहां पर। पहले ये क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करें तो क्वेश्चन है व्हेन FeCr2O4 is fused with Na2CO3 in the presence of air, it gives a yellow solution of the compound A. Compound A on acidification gives compound B. Compound B on reaction with KCl forms an orange colored compound C. An acidified solution of compound C oxidizes with Na2SO3 to D. Identify ABCD. तो लॉजिकली देखा जाए ना तो ये K2Cr2O7 की प्रिपरेशन है। मैं प्रिपरेशन एक सेकंड के लिए ओपन कर दूं तो यहां पर आपकी पूरी प्रिपरेशन दे रखी है K2Cr2O7 की, और ये इसकी सारी रिएक्शंस हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन एबीसीडी के फॉर्मेट में आ जाए या क्वेश्चन डायरेक्टली प्रिपरेशन पर आ जाए, ये प्रिपरेशन आपको याद होनी चाहिए, और सारी की सारी रिएक्शंस के साथ। इसके साथ साथ एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, K2Cr2O7 और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम करते हैं, तो इनकी एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर में भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस याद होनी चाहिए। तो प्लीज मतलब ये खुद रिड्यूस होंगे और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शंस याद होनी चाहिए। तो ये पैटर्न आपकी एनसीईआरटी में भी है, आपकी नोट्स मॉड्यूल में भी है। आप लोग इस पैटर्न को थोरोली जरा एक बार रीड कर रहे हो, कर लीजिए। प्लीज। पता है क्यों मार्क कर रहा हूं? ये कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं? एमसीक्यू। इन विच टाइप ऑफ फर्नेस द प्रोसेस गोज ऑन। रिबरेटरी फर्नेस कौन सी होती है? अगर किसी ने, वैसे एग्जैक्टली फर्नेस ऐसी नहीं होती बट शेप बता रहा हूं, किसी ने बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, तो जब लेंटर वगैरह डलता है तो एक छोटा सा वो मिक्सिंग करने वाला वो कंटेनर आता है जो घूमता रहता है, तो वैसी होती है। ठीक है, बस बस, अरे भाई।
कर दूं स्क्रॉल? यस सर। क्लियर है बेटे? कलर्स याद रखिएगा वरना जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। सर ये KMnO4 की प्रिपरेशन है, दो तरीके की प्रिपरेशन होती है। पहली प्रिपरेशन, प्लीज, ये पोटेशियम मैंगनेट है, हम पर मैंगनेट बना रहे हैं, तो KMnO4 पर मैंगनेट होता है। कर दूं स्क्रॉल? ये सूटेबल मेथड नहीं है। और क्यों नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है, पैसे ज्यादा लगेंगे तो हम उसको सूटेबल नहीं मानेंगे। ओके, इस पे बाय प्रोडक्ट पूछा जा सकता है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट है, अदरवाइज ये इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन है। ये पहले से कर रखा है, ये साथ में आ गया। ठीक, तो बेटा एक सेकंड के लिए क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं, आप लोगों ने करना ही है। तो क्वेश्चन आपके पास प्रिपरेशन ऑफ पर मैंगनेट पूरा का पूरा आ सकता है, साथ के साथ रिएक्शंस की बात आ सकती है। तो अगर आप एनसीईआरटी या मॉड्यूल ओपन करोगे तो आपके पास पर मैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के एंडिंग पर मैंगनेट पे तो रिएक्शंस मिल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली याद रखना है। ध्यान रखना, और आपका एसिडिक नेचर और बेसिक या और आपका न्यूट्रल नेचर दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली हमेशा ध्यान देखना, एक जगह पे आपको MnO4 चार्ज माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा, और एक जगह पे आपको MnO4 चार्ज माइनस MnO2 में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा। बाकी सारे इसके आगे पीछे कन्वर्जन्स हैं। तो आप क्लियरली वो यूनिट्स को याद रख सकते हो और बैलेंस आउट कर सकते हो। प्लीज ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी लर्निंग पर्पस में। आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, मेजर ऑफ द क्वेश्चन जोन से थे, वो कह सकते हो अनपेड इलेक्ट्रॉन वगैरह पे थे। अगली क्लास में जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल्स पर होंगे या आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर होंगे। सो प्लीज मेक श्योर मॉड्यूल उठाओ, मॉड्यूल के अंदर से जितने क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक्स पे हैं उनको कंप्लीट करो, और रिक्वेस्ट है लिख कर कंप्लीट करो, क्योंकि अपने हाथ से लिखे होंगे तो कहीं ना कहीं चीजें रिकॉग्नाइज रहेंगी, रिकॉर्ड रहेंगी और एक्टिव रहेंगी। इस संडे का ऑलरेडी पहले से बोल रखा है पेपर है, सोल्यूशन चैप्टर का टेस्ट है, तो प्लीज मेक श्योर आप सोल्यूशन सही ढंग से दे रहे हो। ठीक है, और हाँ, जिन जिन का फेस टेस्ट उसके लिए मॉक टेस्ट के लिए जिस जिसने एनरोल करा है फुल कोर्स वाला, उसका 22 को रात को 9 बजे विंडो ओपन हो जाएगा, 23 रात को 9 बजे तक विंडो ओपन रहेगा। प्लीज सजेशन है, either use a laptop or any tablet
टू गिव दैट एग्जामिनेशन, क्योंकि कभी कभार कोई फॉर्मूला होता है वो मोबाइल फोन में आगे पीछे हो जाता है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस टाइम पे कोई और टैब मत खोलना, वरना जो सा टेस्ट है वहीं पर फ्रीज आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो। थैंक यू सर।